आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज हमारी खास पेशकश है विमेंस वेडनेसडे, जहां पर हम विमेन इन्वेस्टर्स के सवालों के जवाब देंगे। अगर आप एक ऐसी महिला हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, आप सफ़र को शुरू करना चाहती हैं और सलाह चाहती हैं किसी से, तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं, क्योंकि ये खास पेशकश में आपके पहले निवेश की बात हो, निवेश के सफ़र में आगे जाने की बात हो, फिक्स डिपॉजिट, सोना खरीदना हो, म्यूचुअल फंड खरीदने हो, या किसी भी फाइनेंशियल गोल के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का रिटायरमेंट, किसी भी तरह से आप सलाह चाहती हो, हमारे एक्सपर्ट आपके लिए यहाँ मौजूद हैं लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी करने के लिए। तो विमेंस वेडनेसडे के हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ गए हैं आज हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और विमेंस वेडनेसडे में पहली महिला दर्शक का सवाल हम लेंगे। नीतू हमारे साथ फोन लाइन पे लाइव है। नीतू, हाय, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? सॉरी मैम, मैं नीतू का हस्बैंड बोल रहा हूँ। एज ऑफ नाउ वो थोड़ा बिजी हैं। पर सवाल तो उन्हीं का है ना, पोर्टफोलियो उन्हीं का है ना? उन्हीं का पोर्टफोलियो का है। फिर ठीक है, तो जस्ट मैं पोर्टफोलियो रीड आउट कर देता हूँ मैम। श्योर, ओके। फोन करता हूँ। SBI कॉन्ट्रा फंड में 11,000 है। ओके। पारस्परिक फ्लैक्सी कैप में 11। ओके। एंड कोटेक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में 8,000 है। ओके। एंड ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 8K है। ओके। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5K है। एंड कोटेक मल्टी कैप में 7K है। तो टोटल 50K का है मैम। तो जस्ट ये पोर्टफोलियो कैसा है, जस्ट इसका रिव्यू करके आप फीडबैक दे सकते हैं तो। HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? नहीं वो, क्योंकि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स हैं वो 50,000 के नहीं बता रही है SIP, वो थोड़ी सी कम है। तो बाद में चेंज करा, वो पहले जो शेयर की थी वो बहुत पहले ही शेयर किया था। तो अभी बेसिकली ये चेंज किए हैं। तो कोटक मल्टी कैप जोड़ दिया है? कोटेक मल्टी कैप ऐड किया है 7K का। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के 7 फंड है अभी? 6 फंड है मैम। हाँ, 6 फंड। कोटेक मल्टी कैप 7K, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5K, एंड ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप 8K, पारस्परिक एंड SBI कॉन्ट्रा 11K, कोटेक इक्विटी अपॉर्चुनिटी 8K। टोटल 6 फंड है। और डिफेंस फंड? नहीं वो नहीं है, अब रिमूव कर दिया, डिफेंस फंड को हटा दिया। और पैसा अभी निकाल लिया वहां से? नहीं पैसा एज इट इज है मैम, पैसे किसी से नहीं निकाले हैं। अच्छा, एज इट इज है। अच्छा, तो और गोल वही है 15 साल और 2.5 करोड़? हाँ गोल वही है, जस्ट। ठीक है। जो बदलाव किए पोर्टफोलियो में, वो सलाह ली थी किसी से आपने? मैंने वो रिसर्च किया था ऑनलाइन और आप लोग का चैनल देखा था, तो बेस्ड ऑन दैट मैंने ये पोर्टफोलियो चेंज किया था। नीतू अगर फोन लाइन पर होती तो अच्छा होता, क्योंकि आप ही रिसर्च कर रहे हैं, सवाल भी आप ही पूछ रहे हैं, तो वो कितना समझ पा रही हैं अपने पोर्टफोलियो को मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है। चलिए हर्ष, क्या सलाह देंगे आप? तो देखिए, जहां तक इनके लक्ष्य का सवाल है, इन्होंने कहा कि इन्हें 15 साल में 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। तो अगर मैं सिर्फ 12% का अनुमान लगा के कैलकुलेशन करें कि भाई 15 साल बाद ये 50,000 के जो SIP कर रहे हैं वो कितनी हो जाएगी, तो ये लगभग 2.5 करोड़ आसपास आती है। तो एक बात अच्छी है कि नीतू जी का जो टारगेट है, जो कॉर्पस है कि 15 साल में 2.5 करोड़ इकट्ठा करना है, वो अगर ये 50,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करती है तो 12% के हिसाब से लक्ष्य पूरा हो जाता है। अब जो इनका पोर्टफोलियो है, जो हमारे पास था और जो बदलाव करने के बाद इन्होंने अभी बताया है, उसमें मुझे लगता है कि थोड़े ना ओवरलैपिंग है। तो फिलहाल जो हम बात करें, इनके पास एक जो एलोकेशन था वो अलग अलग मार्केट कैप में था। एक सेक्टर फंड भी था जो इन्होंने कहा कि अभी फिलहाल फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना बंद किए हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो डिफेंस फंड में रख रखा है। तो देखिए, इनके पास एक मल्टी कैप है, एक लार्ज कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है, एक लार्ज एंड मिड कैप है, और एक कॉन्ट्रा फंड है, और एक स्मॉल कैप फंड है। सो अगर हम फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप का पोर्टफोलियो देखें तो वो मोटा मोटी ओवरलैप करेगा, विच मीन्स ICICI ब्लू चिप फंड एंड पारस्परिक फ्लेक्सी कैप का जो पोर्टफोलियो हो, लार्ज मोर और लेस लार्ज कैप ओरिएंटेड है। तो उसमें इनके ओवरलैप होने की गुंजाइश है। लेकिन 50,000 रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें अगर एक प्योर लार्ज कैप रखना चाहते हैं, एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप है, एक कॉन्ट्रा फंड है इनके पास, एक स्मॉल कैप फंड है, अगर ये इस मिश्रण के साथ कंटिन्यू करना चाहें तो ये सारी जो स्कीम्स है वो अच्छी हैं।
6 स्कीम्स हैं, ये 5 होने की गुंजाइश थी, लेकिन अगर 6 के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इन्हें कोई एक्शन लेना जरूरी है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट थी, एक क्या इनका लक्ष्य पूरा होगा, यस वो 12% के अनुमान से कैलकुलेशन में आ जाता है। दूसरा, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो अभी इन्होंने बदलाव करने के बाद बनाया है वो भी फिलहाल ठीक है 6 स्कीम्स के हिसाब से। आगे जाते हुए आप और स्कीम्स मत जोड़िएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब आपको एसआईपी बढ़ानी होगी, आप ये सोचेंगे कि 50 की जगह मैं और आगे अमाउंट बढ़ा दूं, तो और कोई स्कीम ऐड मत करिएगा, इन्हीं 6 स्कीम्स में आगे इन्वेस्ट करते रहिएगा। तो कम से कम यहां से आगे जाते हुए आपके और नंबर ऑफ स्कीम्स नहीं बढ़ेगी, और इसी में आपका जो सारा एलोकेशन है पूरे मार्केट के जो पूरा मार्केट का सेगमेंटेशन है सब में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शीतल का सवाल लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शीतल, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप कहाँ से बोल रहे हो? वसई। क्या करते हो आप शीतल? बुटीक है मेरा। बुटीक है आपका? या। ओह लवली। आपने 2022 से एसआईपी की शुरुआत की है, राइट? राइट। चलिए, वीडियोस देख देख के आपने फंड्स इकट्ठा किए हैं कि सलाह दी है किसी ने? वीडियोस देखी। ओके। निपॉन इंडिया का लार्ज कैप, स्मॉल कैप, क्वांट का टैक्स सेवर है, मिरर का लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, लमसम भी आपने कुछ कर रखा है इन्वेस्टमेंट निपॉन के लार्ज कैप में, डीएसपी के मिड कैप में, क्वांट के स्मॉल कैप में, एचडीएफसी के बैफ में, और म्यूचुअल फंड्स में टोटल 19 लाख और 50 लाख आपका बैंक एफडी में है। 5 लाख रुपए आपको और इन्वेस्ट करने हैं, और 12 साल तक आपकी एसआईपी जो है वो करना चाहती हैं। 5 साल में 5 साल, 7 साल, 12 साल आपकी रिक्वायरमेंट्स है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। 20 लाख रुपए बेटे के मास्टर्स के लिए 2032 तक, बेटी की पढ़ाई के लिए 12 साल में आपको 50 लाख रुपए चाहिए होंगे। रिटायरमेंट के लिए 25 साल के बाद आपको 4 करोड़ के आसपास का आंकड़ा ये चाहिए होगा। शीतल, कुछ और ऐड करना है आपको अपने सवाल में? एवरी ईयर मुझे 5 लाख मतलब मैं लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती हूँ डिसाइड एसआईपी। हर एवरी ईयर कि एवरी 5th ईयर? एवरी ईयर। हाँ। 5 साल तक। एवरी ईयर, ओके, 5 साल तक, ठीक है, गॉट इट। ऑलराइट, हर्ष? तो देखिए शीतल, आपका जो पोर्टफोलियो है ना उसमें आपके पास इक्विटी, हाइब्रिड इक्विटी फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, फिक्स डिपॉजिट आपके पास है। तो मुझे लगता है कि जो एलोकेशंस हैं आपके गोल्स जो हैं वो 5 साल, 7 साल, 12 साल एंड बियॉन्ड। तो मुझे लगता है कि जो इक्विटी, हाइब्रिड और एफडी का जो कॉम्बिनेशन आपने बना रखा है वो आपका एसेट एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से ठीक है। अब जो आपका कंसर्न था कि मुझे जो फ्रेश लमसम के रूप में आपको 5 लाख हर साल के इन्वेस्ट करने हैं ओवर एंड अबव जो एसआईपी करनी है, सो एसआईपी आपकी करीबन मेरे ख्याल से 21-22 हजार रुपए की एसआईपी है। उसके अलावा आप साल का 5 लाख लमसम करना चाह रही हैं, और अपने गोल से अलाइन करते वक्त आप जानना चाह रही हैं कि ये लमसम कहाँ इन्वेस्ट करें। सो वेल, जो लमसम आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो आपके पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में 2 कैटेगरी आपने बना रखी है। आपके पास 5 स्कीम है एसआईपी के रूप में, और आपके पास 4 स्कीम है जिसमें आप लमसम करती हैं। सो पहली बात, लमसम और एसआईपी के लिए आपको 2 अलग पोर्टफोलियो होने की जरूरत नहीं है। आप एक ही सेट ऑफ पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें आपके पास लमसम आपने इन्वेस्ट किया है और उन्हीं स्कीम्स में आप एसआईपी भी कर सकती हैं। सो हालांकि क्योंकि आपने एसआईपी और लमसम का अलग अलग पोर्टफोलियो बना रखा है और सारी अलग अलग स्कीम्स हैं, तो जो एक्सपोजर है आपका वो आपका मार्केट के पूरे मार्केट के हर अलग अलग सेगमेंट्स में एक्सपोजर आपका लिया हुआ है, प्लस आपके पास डेट भी है और फिक्स डिपॉजिट के रूप में और एडिशनल डेट एलोकेशन है। सो मेरी सलाह आपके पास ये आपके लिए रहेगी कि जब आप ये 5 लाख जमा करने का सोचें तो पहले आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही टॉप अप करें। सो मान लीजिए आपके पास लमसम की 4 स्कीम्स हैं, आप एसआईपी पोर्टफोलियो को नहीं छेड़ना चाहती हैं, तो जो लमसम आप इन्वेस्ट करना चाह रही है 5 लाख इस साल का, वो आप इन्हीं 4 स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। कोई नई स्कीम आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपके पास इक्विटी स्कीम्स हैं, हाइब्रिड स्कीम्स हैं, आपके पास फिक्स डिपॉजिट के रूप में डेट एलोकेशन है, तो आपको और कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो भी लमसम फ्रेश इन्वेस्ट करने की आप इच्छा रखती हैं वो आप एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही करें, या तो सारा लमसम वाले पोर्टफोलियो में ऐड करें या लमसम और एसआईपी के पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकती हैं, जैसे आपको एलोकेशन ठीक लगता है। जो गोल्स अलाइन की आपने बात की थी, सो जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, शॉर्ट मतलब रिलेटिवली शॉर्ट टर्म, जो 5 साल, 7 साल, 12 साल का आपने 3 गोल्स दे रखे हैं, तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से जो हाइब्रिड फंड है, जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, वो आप पहले 5 साल के गोल के लिए ईयर मार्क करें।
बाकी के जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप 7 इयर्स, 12 इयर्स एंड बियॉन्ड वाले गोल्स के लिए ईयर मार्क कर दीजिए कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरा 7 इयर्स या 12 इयर्स वाले गोल के लिए यूज करूंगी, और जो डिपॉजिट्स हैं और जो हाइब्रिड फंड्स हैं वो 5 साल के लिए करेंगी। आई थिंक इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा और आप अपने आप को कंफ्यूज ना करें। ऑलराइट, शीतल, क्या आप संतुष्ट हैं जवाब से? कुछ और पूछना चाहती हैं आप हर्ष से? जी, मुझे पोर्टफोलियो पे रिव्यू करना। जी, रिव्यू हो गया है। अगर आपने कोई सलाह मिस कर दी हो तो फिर YouTube पर हम लाइव हैं, और हमारा शो हमारे चैनल के YouTube पर भी अपलोड होता है, तो वहाँ पर भी आप जो है ये सलाह सुन सकती हैं और नोट डाउन कर सकती हैं जो फंड्स के बदलाव आपको रेकमेंड किए गए हैं। चलिए, रेनू का सवाल लेंगे। रेनू हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ी हैं। रेनू, हाय, गुड इवनिंग। चलिए हम वापस से कोशिश करेंगे कॉल लगाने की, कॉल कट हो गई है। 10 से 15,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में और डालने हैं फिलहाल। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा इनके पास है। इंडेक्स फंड, मिड कैप फंड या मल्टी कैप फंड इनको ऐड करना चाहिए, और टोटल टाइम होराइजन सभी तरह के इन्वेस्टमेंट्स और फंड्स के लिए 10 से 15 साल है। हर्ष? तो देखिए कविता, इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक का, जो मैंने पहले भी कहा कि ये इसका जो मेजर एलोकेशन है वो लार्ज कैप की तरफ है, तो इसे एक लार्ज कैप फंड की तरह वो ट्रीट कर सकती है। कॉन्ट्रा फंड जो है वो एक वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टमेंट की, तो वो एक कॉन्ट्रा एज द वर्ड सेज, वो एक कॉन्ट्रडिक्टिंग एलोकेशन करता है डिपेंडिंग बेसिस द मार्केट वैल्यूएशन। जो भी स्टॉक्स होंगे जो निफ्टी के एवरेज वैल्यूएशन से नीचे के पी मल्टीपल में होंगे, वैल्यूएशंस में होंगे, उसमें ये स्कीम इन्वेस्ट करती है। और तीसरा क्वांट स्मॉल कैप। अब इनके पास स्कोप है कि अगर ये चाहें तो एक मिड कैप फंड, एक प्योर मिड कैप फंड जोड़ सकती हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो वो होगा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो ये जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं 10 से 15,000 रुपए, उसका एक एलोकेशन आधा जो है, तो अगर 10,000 इन्वेस्ट करने का सोच रही है तो 5,000 रुपए, अगर ये 15,000 सोच रही है तो 7,500 रुपए, ये एक प्योर मिड कैप फंड जोड़े जो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। और बाकी का जो है वो ये SBI कॉन्ट्रा फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में स्प्लिट कर दें। तो इनका एलोकेशन किस तरह होगा बता दूं। अगर ये 10,000 रुपए महीने का एडिशनल डालना चाहती हैं तो 5,000 रुपए ये कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड लेंगी जो एक मिड कैप फंड है। बाकी का 5,000 जो है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में एंड SBI कॉन्ट्रा फंड में स्प्लिट करके इन्वेस्ट कर देंगी। तो इस तरह से इनका एक स्कीम हम जोड़ रहे हैं और बाकी इनके एग्जिस्टिंग स्कीम में एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। इस तरह के सवाल बहुत दर्शकों के होते हैं, जहां पर हर्ष अपने पोर्टफोलियो में जब वो नया फंड कैटेगरी वाइज इंक्लूड करना चाहे, डाइवर्सिफिकेशन वाइज इंक्लूड करना चाहे। रेनू को ही देख लीजिए, ऑलरेडी उनके पास एक फ्लेक्सी कैप है, बट उसके बावजूद वो एक मिड कैप और मल्टी कैप जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने पर सलाह पूछ रही थी। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक बार आप फ्लेक्सी कैप जैसा कोई फंड ले ले अपने पोर्टफोलियो में, आप डाइवर्सिफाइड तो ऑलरेडी होंगे अक्रॉस मार्केट कैप्स, लार्ज कैप ज्यादा होगा थोड़ा, बट उसके बाद प्योर मार्केट कैप जैसे कि एक मिड कैप हुआ, स्मॉल कैप हुआ लेना बेहतर होगा, या आप मल्टी कैप भी ले सकते हैं? तो देखिए कविता, ऐसा है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो मैंडेट है, जो फंड मैनेजर का जो मैंडेट है वो ये है कि वो अपना एलोकेशन, मान लीजिए उनके पास 10,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, तो वो पूरा 10,000 करोड़ पे पूरा लिबर्टी है उनको कि वो किस मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करें। ऐसा कोई उनके पास बंदिश नहीं है कि उनको मिनिमम इतना अमाउंट मिड कैप या स्मॉल कैप में लगाना है। वो जैसे उन्हें ठीक लगता है वो उस तरह से एलोकेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए वो ऐसा सोचते हैं कि पूरा का पूरा 10,000 करोड़ जो इस फंड का है वो मैं पूरा लार्ज कैप में लगाना चाहता हूं, तो वो अलाउड है उनको। वो अगर ऐसा सोचेंगे पूरा 10,000 करोड़ मुझे मिड कैप में लगाना है, वो भी उन्हें परमिटेड है। सो इसमें हमने अमूमन देखा है, जो सारे फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में आप देखेंगे कि ज्यादातर जो एलोकेशन है वो अक्सर लार्ज कैप की तरफ टिल्टेड होता है। तो यहाँ पे अगर एक इन्वेस्टर है जो चाहते हैं कि उनको एक मिनिमम एलोकेशन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी हो, तो उनके लिए फ्लेक्सी कैप की जगह मल्टी कैप स्कीम जो है वो ज्यादा बेटर होती है। क्योंकि मल्टी कैप स्कीम का जो एलोकेशन ऑब्जेक्टिव है या जो मैंडेट है वो ये है कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में उन्हें मिनिमम 25% इन्वेस्ट करना है ईच। तो 25% उनका, ये जो 10,000 करोड़ का हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें 2,500 करोड़ मिनिमम जाएगा लार्ज कैप में, 2,500 मिड कैप में और 2,500 करोड़ स्मॉल कैप में। फिर जो बाकी का 2,500 करोड़ बचता है वो फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से वो एलोकेट कर सकते हैं लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में जहां करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टर को क्या होता है, एज ए मल्टी कैप इन्वेस्टर उनको इतना पता होता है कि उन्हें सभी मार्केट सेगमेंट में मिनिमम 25% का एलोकेशन मिल रहा है, जो फ्लेक्सी कैप में वो मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है।
अब इसके आगे जाते हैं, और अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें मिड कैप में 100% एलोकेशन चाहिए ही चाहिए, तो उनको फिर एक प्योर मिड कैप फंड लेना होगा, जिसका मैंडेट ये है कि मिनिमम 65% एलोकेशन मिड कैप में होगा, बाकी 35% जो है वो कहीं भी मार्केट में लगा सकते हैं, लार्ज या स्मॉल कैप में भी ऐड कर सकते हैं। तो हर एक इन्वेस्टर को अपना ऑब्जेक्टिव समझना होगा और उसी हिसाब से उसकी मैचिंग एक स्कीम लेनी होगी। अगर आप चाहते हैं एक प्योर मिड कैप में एक्सपोजर लेना, तो फ्लेक्सी कैप के जरिए आप नहीं मिलेगा आपको वो एक्सपोजर। अगर आप चाहते हैं कि फंड मैनेजर मार्केट को देखते हुए अपनी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी एलोकेट करें, तो फ्लेक्सी कैप आपके पास ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट के तीनों सेगमेंट्स में इक्वल एलोकेशन कम से कम हो, 25% ईच एटलीस्ट हो, तो आपके पास एक मल्टी कैप का ऑप्शन है। सारे ऑप्शंस आपके सामने एज एन इन्वेस्टर अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ अपने आप को जो सूट करता है वो समझते हुए आपको स्कीम्स पिक करके अपना पोर्टफोलियो बनाना है। अगला सवाल हम लेंगे रेखा रानी का यूट्यूब से, और 10 साल में चाहिए 50 लाख। निपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एसआईपी चल रही है 5,000 की, और एसबीआई का मल्टी कैप है, इसमें भी इनकी एसआईपी चल रही है 5,000 की। टोटल 10,000 की एसआईपी, 10 ईयर्स 50 लाख। तो देखिए कविता, पहली बात तो अगर हम सिर्फ 10,000 रुपए महीने का अनुमान लगाते हैं कि 12% से अगर ये ग्रो करता है अगले 10 साल से, तो इनके पास कितनी राशि जमा हो जाएगी, तो वो आती है लगभग 22 से 23 लाख रुपया, अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं तो अगर इन्हें 50 लाख चाहिए तो इन्हें अपनी अमाउंट जो है वो डबल करनी होगी, तब जाके ये करीबन 45-50 लाख के आसपास बनेगा। अब आते हैं इनके पोर्टफोलियो पे। एसबीआई मल्टी कैप फंड जो है वो अच्छा है। हमने मल्टी कैप करता क्या है, किस तरह से इन्वेस्ट करता है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो उसमें वो 5,000 रुपए की जो एसआईपी कर रही है वो कंटिन्यू कर सकती हैं। अब सवाल उठता है निपॉन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है, उसकी एंट्री एग्जिट टाइम कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे उसे हैंडल किया जाता है, कितना वक्त लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने में और एक्चुअली मोनेटाइज होने में, अगर ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो अगर ट्रैक कर सकती हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बने रहना चाहती हैं, तो निपॉन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ठीक है, उसमें उन्हें निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में सिर्फ पास्ट के कोई रिटर्न्स दिखते हुए या कहीं नाम सुन के अगर इन्वेस्ट किया है, खुद से इसे ट्रैक नहीं कर सकती, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से एग्जिट कर लें, इसकी जगह एक लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो इनके पास एक लार्ज कैप फंड हो जाएगा और एक मल्टी कैप फंड हो जाएगा। जो स्विच करने की बात कर रहे हैं निपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से, वो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में स्विच कर लें। तो इनके पास क्या होगा, इन्हें कम से कम एफर्ट होगा, इन्हें सिर्फ स्विचिंग करना है, क्योंकि फोलियो इनका निपॉन के साथ ऑलरेडी क्रिएटेड है। इन्हें एसआईपी बंद करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में और एक स्विच रिक्वेस्ट देनी है निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, और नई एसआईपी लार्ज कैप में शुरू करनी है। तो ये जो प्रोसेस है, कोई नया फोलियो क्रिएट नहीं करना होगा, वो सीमलेसली इनका ये स्विच हो जाएगा। तो ये डिसाइड कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में बने रहना है तो स्कीम ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से स्विच करना है तो निपॉन का लार्ज कैप फंड इनके पास एक ऑप्शन दिया जा रहा है। चलिए, स्विच करना बेहतर होगा, बिकॉज सेक्टर एक्सपोजर बिना ट्रैक किए रखना थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है, जैसे कि आपने खुद समझाया इनको। उम्मीद करते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे अपना, और एक बार डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो तो इंफ्रा जैसी थीम भी वो प्ले आउट हो जाती है ऑटोमेटिकली आपके फंड्स में। शिखा का सवाल लेंगे हर्ष, और इन्होंने अपने सवाल में जो फंड्स डाल रखे हैं, उम्र इनकी 34 साल की है, रिव्यू कराना चाहते हैं अपने फंड्स को। निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग, निपॉन का लार्ज कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल का कौन सा फंड है मैं नहीं जानती, बट उन्होंने नाम डाल रखा है बस एएमसी का, और इन सभी में 2,000 रुपीज़ की एसआईपी इनकी चल रही है। शिखा, अगर शो देख रही हो तो फिर आपसे गुजारिश होगी कि अपना सवाल आप वापस से भेजिएगा तमाम डिटेल्स के साथ, कि आपको कितना निवेश करना, कितने सालों तक निवेशित रहना है, कि कॉर्पस आपका कितना है, और साथ ही मोतीलाल ओसवाल का कौन सा फंड है आपके पास, ताकि सलाह देना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको बताइए हर्ष, क्या रिकमेंडेशन? तो देखिए कविता, बहुत सिंपल सी बात है कि आप 14,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 2-2 हजार रुपए करके 7 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई डोंट नो कि इन्वेस्टर्स को क्यों ऐसा लगता है कि अगर 2-2 हजार रुपए करके हम 2 अलग स्कीम में डालेंगे तो हमें कुछ ज्यादा फायदा होगा। देखिए, आपको समझना है, जैसे इनके पास देखिए 2 इनके पास स्मॉल कैप है, एक उदाहरण के रूप में लेता हूं। जब आप कोई भी एक स्कीम में पैसे लगाते हैं, मान लीजिए 2,000 रुपए आपने एक फलाना स्कीम में पैसे लगाए, वो अंडरलाइन कम से कम 30-40 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप फंड है तो और भी नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा होंगी। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा ऐसे भी स्प्लिट होकर मान लीजिए 30-40 कंपनियों में जा रहा है,
अब आप दूसरी स्कीम में उसी कैटेगरी के 2,000 रुपए और जमा करते हैं, तो उसमें आपको वापस 30-40 कंपनियां मिल रही हैं। तो अंडरलाइन कंपनीज जो है उसमें ओवरलैप आपको कई बार दिखेगा। पता चला स्कीम ए के थ्रू भी वही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्कीम बी के थ्रू भी उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रियल सेंस में आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। सिर्फ इतना जरूर होता है कि दो अलग फंड मैनेजर आपको मिल रहे हैं। हो सकता है किसी ने 10% एक स्कीम में 10% एलोकेशन एक कंपनी में कर रखा हो, दूसरी जगह उसने 5% कर रखा हो। तो हो सकता है अलग अलग एलोकेशन होगा किसी कंपनी में, लेकिन आपके लिए दिक्कत कितनी पड़ जाती है। आपको दो अलग अलग फंड हाउस हो गए, आपको कहीं भी कुछ भी बैंक डिटेल्स अपडेट करने हैं या कोई दिक्कत आती है कहीं पे, तो दो दो जगह आपको सारी चीजें अपडेट करनी है। अगर आपको कुछ हो जाता है, नॉमिनी को दो जगह जाके सब कुछ क्लेम प्रोसेस करने पड़ते हैं, और ये सब करने का फायदा आपको रियल सेंस में कुछ नहीं मिलता। तो क्यों हम इतना काम हमारे लिए बढ़ाएं? तो कंसोलिडेशन जब आप करेंगे आपके लिए बेटर होगा। आपकी स्कीम के लिए, शिखा की जो पोर्टफोलियो, उनके लिए मैं 4 स्कीम में पूरा इनका 14,000 का इन्वेस्टमेंट समेट लेता हूँ, और इन्हीं की 4 स्कीम्स ले रहा हूँ जो ऑलरेडी इनके पास है। तो कुछ नया इन्हें जोड़ना नहीं है, सिर्फ अमाउंट बदलने हैं। सो निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 4,000 इन्वेस्ट करें, जहां भी ऑफकोर्स 2,000 कर रही है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 4,000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 4,000 और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 2,000। तो इनके पास 4 स्कीम होंगी, उसमें इनके पास एक लार्ज कैप आ गया, मिड कैप आ गया, कॉन्ट्रा आ गया और स्मॉल कैप आ गया। तो सारे इनके जो सेगमेंट, मार्केट के सेगमेंट में पार्टिसिपेट करना चाह रही है वो हो रहा है इनका। बाकी की जो 3 स्कीम है इनकी, मेरा सजेशन ये होगा कि निकालने उनमें से पैसे, रिडीम करके जो लमसम आपके पास आएगा वो वैसे का वैसा आप री इन्वेस्ट कर दे इन्हीं 4 स्कीम्स में डिवाइड करके। तो आपका पूरा पोर्टफोलियो आगे जाते हुए कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको एक्सपोजर मिलेगा, तो ताकि लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स के साथ आप मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगी। एक आखिरी सवाल हम लेंगे करिश्मा का। हर्ष, 57 ईयर ओल्ड वर्किंग लेडी, बॉम्बे से हैं, रिटायर होने वाली हैं 3 साल में, प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हैं फिलहाल। पीएफ और ग्रेच्युटी मिलेगा लगभग 2 करोड़ के आसपास है 2028 में जब रिटायरमेंट होगी। करंट पर्सनल सेविंग्स म्यूचुअल फंड में 1 CR के आसपास है, एनपीएस भी है और शेयर्स भी हैं। एजुकेशन लोन बच्चे के लिए ले रखा है इन्होंने लगभग 20 लाख 15 साल में, और 22,000 रुपये हर महीना उसकी EMI जा रही है। इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रखी है। अब एडिशनल प्रिंसिपल अमाउंट जो 25,000 का है अपना एजुकेशन लोन बंद करने के लिए अगले 3 साल में, क्या वो शुरू कर सकती हैं या ये अमाउंट अपने रिटायरमेंट कॉर्पस में वो ऐड करती रहें? ये इनका सवाल है। तो देखिए, एसेंशियली ये डिसीजन किस चीज पे निर्भर करता है कि इनका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है 3 करोड़ का बनेगा। आज की तारीख में 1 करोड़ का इनके पास सेविंग्स का पोर्टफोलियो बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स का, और 2 करोड़ ने रिटायरमेंट पे मिलेंगे। सो इनके लिए क्या इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है कि मान लीजिए अगर 3 करोड़ रुपया जो इनके पास रिटायरमेंट पे इकट्ठा होगा एज ए लमसम, अगर उतना इनके पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस के लिए काफी है, तो ये आज का जो सरप्लस है, जो इनका मंथली सरप्लस है, 50-25,000 रुपया बच रहा है, तो वो ये अपना लोन रीपे करने में यूज कर सकती हैं, ताकि जब तक ये रिटायर हो इनके पास कोई लोन आउटस्टैंडिंग नहीं हो और कोई EMI देनी नहीं है। अगर इन्हें ऐसे लगता है कि नहीं 3 करोड़ रुपया सफिशिएंट नहीं होने वाला है, तो ये जो एजुकेशन लोन है ये इसे ऐसे कैसा कंटिन्यू करें, EMI बढ़ाए नहीं, और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यूज करें अपना रिटायरमेंट कॉर्पस को बढ़ाने के लिए। अब देखिए, 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक है कि क्योंकि ये न्यू टैक्स रिजीम में जा चुकी हैं, जो भी इंटरेस्ट इन्हें एग्जेम्पशन मिल रहा था अंडर सेक्शन 80E जो एजुकेशन लोन के तहत है, वो इन्हें अभी आगे नहीं मिलने वाला। तो इन्हें कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है इंटरेस्ट देने का एजुकेशन लोन की तरफ। तो ये अपना अगर लोन जितना जल्दी बंद करेंगे उतना इनका इंटरेस्ट आउटगोइंग कम होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर 3 करोड़ काफी है रिटायरमेंट कॉर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अपना लोन जितना जल्दी वो बंद करें। अगर नहीं है तो एजुकेशन लोन ऐसा होता है कि आप अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दे रही हैं, तो आप जब तक सर्विस जितना इंटरेस्ट कर सकते हो सर्विस करें। जब आपके बेटे की ग्रेजुएशन हो जाएगी उसके बाद वो अपना जब जॉब मिलेगा 6 महीने के अंदर मान लीजिए, तब वो अपना जो एजुकेशन लोन का EMI है वो खुद से भी भर सकते हैं। तो ये ऑप्शन एज एन एजुकेशन लोन रहता है। तो सिर्फ डिसाइड करिए एक चीज को, 3 करोड़ अगर काफी है आपके रिटायरमेंट के लिए, तो जो भी सरप्लस आपका आज है उससे लोन बंद कर दीजिए, कोई शक नहीं उस बात में। लेकिन अगर आपको लगता है 3 करोड़ काफी नहीं है, तो फिर आप लोन ऐसे का ऐसा चलने दीजिए, और ये जो 25,000 रुपया है महीने का एक्स्ट्रा आपके पास, उसे अपने रिटायरमेंट किटी को बढ़ाने की तरफ SIP के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दें।
ऑलराइट, चलिए काफ़ी विस्तार से आपने इनको सलाह दी है और बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये अपनी रिटायरमेंट की उम्र के बेहद करीब है, जितना हो सके अपने ऊपर कर्ज वो कम रख पाएँ उतना इनके लिए बेहतर होगा। ऑल्सो एक चीज़ मुझे मतलब नॉट नेसेसरी करिश्मा बट बाकी दर्शकों के लिहाज से भी अगर आप समझाना चाहें, अब रिटायरमेंट के बाद लोन पूरा करना और इस तरह की लाइबिलिटीज़ कितने उम्र तक के हम कब तक हमें निपटा लेनी चाहिए? टिल व्हाट एज आपको लगता है कि ये जितना जल्दी हो सके, वो तो जवाब होगा ही एक, बट कोशिश करें कि बिफोर यू हिट 50 आपके पास सारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाएं? जी हाँ कविता, लेकिन अगर बात करें एजुकेशन लोन की, सो एजुकेशन लोन इन्होंने ले रखा है अपनी बेटी की पढ़ाई के हिसाब से, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब इनका बेटा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद जब उन्हें जॉब मिलेगी तो वो ईएमआई वो अपनी इनकम से दे सकते हैं। तो इनकी सिचुएशन ऐसी थी कि ये 50 प्लस में या कभी भी इनके मान लीजिए तब इन्हें लोन लेने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो इनके बच्चों की जो पढ़ाई की फीस भरने का टाइम था वही था। तो अगर आपके बच्चे 50 के बाद में एजुकेशन लोन लेने लायक सिचुएशन में है तो आपको लेना उसी समय पड़ेगा। एजुकेशन की खासियत ये होती है कि आपको नहीं भर के आप अपने बच्चे जब ग्रेजुएट करें और जब जॉब मिल जाए, उनको नौकरी मिल जाए, कमाने लग जाए, तो वो अपनी इनकम में से दे सकते हैं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे कि आइडियल सिचुएशन में आपको कब तक अपना लोन रीपे कर देना चाहिए। सो यस, राइटली सो, कोशिश करिए कि कोई भी लोन आप अगर ले रहे हैं, होम लोन है या कोई एनी अदर लोन, आप मैक्सिमम 55 साल की उम्र तक उसे पूरा जीरो कर दें, ताकि जब आप रिटायरमेंट की तरफ चलने लगे और जब आप रिटायर हो जाएं तब आपके पास कोई भी लायबिलिटी नहीं हो, क्योंकि सोर्सेज ऑफ इनकम आपकी बंद होने वाली है, रिस्ट्रिक्ट होने वाली है। उसमें आपकी कोई भी एक फिक्स लायबिलिटी रहना बहुत ही ज्यादा गलत साबित हो सकता है। तो कोशिश करिए 55 साल की उम्र तक आपकी सारी लायबिलिटीज कंप्लीट हो जाए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं जहां आपको फिक्स्ड पेंशन मिलती है और पेंशन अच्छी खासी है जिसमें आपको सरप्लस बचता है, तब आप फिर भी सोच सकते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट तक आप थोड़ा एक्सटेंड कर लें। लेकिन इन दैट केस ऑल्सो कोशिश करिए कि 65 साल की उम्र तक सारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके बाद कोई भी लोन अपने आप पे रखना आइडियली ठीक नहीं होता। मतलब इट इज एज गुड एज पासिंग ऑन दैट लोन टू योर फैमिली मेंबर्स। तो आप हो सके 55 तक कंप्लीट करें। पेंशन है, अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब थी, पेंशन फिक्स्ड है, तो सोच समझ के आप 65 तक उसे खींच सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा कभी भी मुझे लगता है कि कोई भी लोन रखना चाहिए, क्योंकि ये लायबिलिटी आप कभी ना कभी फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर पास ऑन करके जाएंगे। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ शो को भी फिलहाल यहीं पर रोकते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला समाप्त होता है। हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपने शिरकत की और लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की हमारे आज व्यूअर्स की। और इसी के साथ दर्शकों को बता दें कि अपने सवाल आप भी पहुंचा सकती हैं, व्हाट्सएप कर सकती हैं और सोशल मीडिया पर भी सवाल पहुंचा सकती हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार अक्षय तृतीया जैसे खास मौके पर सोना कहाँ खरीदना है, कैसे खरीदना है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।